नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए ये हमारा झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 5वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक लीडरशिप के बारे में, यानी कि नेतृत्व के बारे में। ठीक है। एंड ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, इस बात का आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 2024 में इसी टॉपिक से आपका जो वो 6 सवाल पूछा गया था। हालांकि इससे पहले वर्षों में इस टॉपिक से इतना सवाल नहीं पूछा गया है, 1 से 2 सवाल ही पूछा गया है। तो यहाँ पे चांस बन सकता है कि 2025 में भी आपका 2 से 3 सवाल बन सकता है या ज़्यादा भी बन सकता है, जैसा कि आपका 2024 में पूछा गया था। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जहाँ से सवाल पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू को देखेंगे जो पूछे गए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सामान्य अर्थ में अगर कहा जाए तो किसी समूह हो गया, संगठन या समाज को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना और उन्हें सही दिशा में ले जाना नेतृत्व कहलाता है। एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनके कौशल का सही उपयोग करता है और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। अब आप सामान्य शब्दों में समझिए। जैसे देखते होंगे कि अभी जो है वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है। एंड सरकार से या फिर आयोग से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनसे कुछ ना कुछ मांगे होती है। जैसा कि अभी आप बीपीएससी वाला देखे होंगे प्रोटेस्ट, या फिर जेटेट वाला प्रोटेस्ट देखे होंगे जहाँ पे छात्र जो है वो सिलेबस को लेकर मांग कर रहे थे। ठीक है, सिलेबस में संशोधन को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, तो बहुत सारा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी स्टूडेंट्स में एक लीडर होता है जो इन सभी स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा जिनके पास अधिक योग्यता है या फिर अधिक जानकारी है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, इन सबको समझा रहा है कि आपको किस टाइप का मांग रखना है, कैसे कैसे मांग रखना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है इनको जानकारी देता है। तो सेम टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेतृत्व कहेंगे। एंड जो व्यक्ति यहाँ पे नेतृत्व करता है उनको क्या कहेंगे, नेता कहेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनके कौशल का सही उपयोग करता है और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। तो यही बात आपका यहाँ पे बन जाता है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल से समझिए, और भी एग्जाम्पल से, कि महात्मा गांधी उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में नेतृत्व किया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए एंड बहुत सारे लोग जो वो इनके साथ जो वो धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या किए थे कि उनका नेतृत्व कर रहे थे। टीम लीडर, किसी कंपनी में एक टीम लीडर अपने सदस्यों को मार्गदर्शन देकर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करवाता है। शिक्षक, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में नेतृत्व करता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि नेतृत्व का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को इतने आसान शब्दों में लिखा ही है कि आप एक बार में पढ़ के जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व के प्रकार को जो है वो विभिन्न आधार पे बांटा गया है। जैसे कि अगर व्यक्तिगत आधार पे देखा जाए तो व्यक्तिगत आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है औपचारिक नेतृत्व और दूसरा होता है अनौपचारिक नेतृत्व, यानी कि फॉर्मल लीडरशिप, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लीडरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल लीडरशिप क्या होता है। तो यह नेतृत्व संगठन या संस्था द्वारा अधिकारपूर्वक दिया जाता है। नेता को पद, नियमों और अधिकार के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे स्कूल का प्रधानाध्यापक, कंपनी का सीईओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइप के नेतृत्व में कोई संस्था हो गया या फिर कोई संगठन के द्वारा जो है वो अधिकार पूर्वक जो है वो यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जो अधिकार दिया गया है वो एक लॉ के नियम के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, नेता को पदों या नियमों और अधिकार के अनुसार जो है वो कार्य करना पड़ता है। उदाहरण आप समझ गए, स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है, वो नियम के बाहर नहीं जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं कोई एजेंसी या फिर कोई ऊपर पद में बैठे व्यक्ति के द्वारा उनको जो है वो इस चीज़ का अधिकार दिया गया है एंड उसको जो है वो नियम का पालन करना पड़ेगा।
तो ये आपका औपचारिक नेतृत्व हो गया। अब अनौपचारिक नेतृत्व को जैसे आप समझ जाइएगा तो आपको जो है वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि यह नेतृत्व समूह के सदस्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पे स्वीकार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है वो आधिकारिक तौर पे जो है वो दिया जा रहा था। ठीक है, इसमें नेता का चयन उसके अनुभव, ज्ञान और व्यक्तित्व के आधार पर होता है। उदाहरण, किसी कक्षा में सबसे ज्ञानवान विद्यार्थियों को समूह द्वारा नेता मान लिया जाता है, या फिर जिसको हम लोग क्लास मॉनिटर कहते हैं। तो क्लास मॉनिटर जनरली क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स के सहयोग से बनता है, जो जिसके पास अनुभव ज़्यादा होता है, ज्ञान ज़्यादा होता है। ठीक है, हर चीज़ में आगे रहता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, जो कक्षा को अच्छे से संभाल सकता है। तो यहाँ पे कोई उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा है। वहाँ पे वो सभी बच्चों के सहमति से बनता है, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे वहाँ पे बनता है। तो आई होप कि ये दोनों आपको अभी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल लीडरशिप एंड इनफॉर्मल लीडरशिप क्या कहता है। अब उसमें क्या था आपका कि फॉर्मल में आपको नियम का पालन करना पड़ता था, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाला चीज़ नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। नेतृत्व शैली के आधार पे अगर हम लीडरशिप को बांटें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, तो यहाँ पे 4 भागों में देखने को मिलता है। एंड ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, दूसरा कंसल्टेटिव लीडरशिप, तीसरा है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, एंड चौथा है लेसेज फेयर या डेलीगेटिव लीडरशिप। तो देखिए, एक चीज़ का ना दो दो नाम है, तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इस नाम को पढ़िएगा, एग्जाम में इस नाम को दे देगा। ठीक है, हो सकता है आप डेमोक्रेटिक पढ़ के जाते हैं एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों नाम आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। निरंकुश नेतृत्व क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि नायकवादी यानी कि ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप क्या होता है। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है। तानाशाही जैसा आपने सुना होगा, सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, निरंकुश जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों से आदेश का पालन करने की अपेक्षा करता है। इसमें सख्त अनुशासन और नियंत्रण होता है। लक्षण इसका क्या है कि कठोर नियम होता है, आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है, रचनात्मकता का अभाव होता है। अभाव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसका प्रजा है या फिर जो अनुयायी है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति लीडर था एंड इसके सामने जितने भी व्यक्ति थे, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये सब क्या हुए, ये सब अनुयायी हुए। ठीक है, तो ये लोग में रचनात्मकता का गुण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों को ना यहाँ पे बोलने का अधिकार है ना कुछ करने का अधिकार है। जो भी करेगा ये यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति करेगा। ठीक है, सब कुछ यही करेगा। ओके, तो इसी टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों से आदेश का पालन करने की अपेक्षा करता है। जैसा जैसा ये कहेगा वैसा वैसा ये लोग सुनेंगे। ठीक है, इसमें सख्त अनुशासन और नियंत्रण होता है। लक्षण बता दिए। इसी को जैसे कि सेना में नेतृत्व, एग्जाम्पल से समझिए, सेना में नेतृत्व जैसा जैसा जो है वो हाई डिपार्टमेंट वाला जो व्यक्ति रहता है, हाई पोस्ट वाला, वो बोलेगा वैसे वैसे जो है वो इससे निचले पद वाले व्यक्ति जो है वो काम करेंगे। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है। इसी को हम लोग डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि कह सकते हैं कि निर्देशात्मक या निर्देशशैली इसको कहा जाता है। नेतृत्व का निर्देशशैली, निर्देश इसमें दिया जाता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, परामर्शात्मक नेतृत्व, कंसल्टेटिव, यानी कि इसमें कंसल्ट किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। इस शैली में नेता जो है वो अपने अधीनस्थ से सुझावों, यानी कि अपने जो अनुयायी है, अपने जो यहाँ पे टीम वर्क जो वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, टीम फोर्स जो जिसको हम लोग कहेंगे, तो अधीनस्थ से सुझाव और परामर्श लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लेता है। तो यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करेगा, ये लोग से डिसीजन तो लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे डिसीजन तो लेगा, लेकिन हर चीज़ मतलब कि बात वगैरह करने के बाद ओरिजिनल जो फाइनल डिसीजन है वो इसके द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बैठा हुआ लीडर है उसी के द्वारा लिया जाएगा। इस शैली में नेता अपने अधीनस्थ से सुझाव करेगा, सजेशन करेगा, परामर्श करेगा, कंसल्ट करेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो ये स्वयं लेगा। अधीनस्थों को
सुझाव देने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन निर्णय जो है वो नेता के हाथ में होता है। ठीक है। कंपनियों में टीम मीटिंग्स, अब देखिए कंपनियों में जो टीम मीटिंग्स होता है तो सभी का सुझाव लिया जाता है, उसके बाद जो मुख्य व्यक्ति होता है, ठीक है, वो आपका फाइनल डिसीजन देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका लोकतांत्रिक। आगे है आपका लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। इसी को कहा जाता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ठीक है। जैसा कि हम लोग इंडिया आपका डेमोक्रेटिक चलता है, लोकतांत्रिक देश है, तो इस नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। यह नेतृत्व भागीदारी, सहयोग और सुझावों को प्रोत्साहित करते हैं। लक्षण इसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगा, सामूहिक निर्णय देखने को मिलेगा, प्रेरणा और सहयोग देखने को मिलेगा, यानी कि साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है। नेतृत्व में क्या, नेता एंड अनुयायी जो है वो, अनुयायी जो होगा का निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, यानी कि दोनों जो है मिलजुल कर काम करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल का सहयोगी रवैया देखने को मिलेगा विभिन्न शिक्षकों के साथ, तो मिलजुल कर यहाँ पे काम जो है वो देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका स्वच्छंद, लेसेज फेयर या डेलीगेटिव लीडरशिप। तो इस शैली में नेता जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। देखिए पहला वाला में जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पहला वाला में क्या था, जो मुख्य व्यक्ति था वो आपका लीडर था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मुख्य जो होगा वो आपका अनुयायी होगा। ठीक है। नेता का जो वो न्यूनतम हस्तक्षेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेता का जो पार्टिसिपेटिव है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, मतलब कि वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर। यह तब प्रभावी होता है जब अनुयायी अनुभवी और आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। डेलीगेटिव, अच्छा यहाँ पे डेलीगेटिव नहीं होगा, डेलीगेटिव होगा। ठीक है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसी को कहा जाता है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली, यहाँ पे डेलीगेटिव होगा ये वर्ड। लक्षण, इसमें लक्षण देखने को क्या मिलेगा कि निर्णय की स्वतंत्रता, न्यूनतम हस्तक्षेप, तो किसका, लीडर का जो होता है वो यहाँ पे मिनिमम हस्तक्षेप देखने को मिलता है। आत्मनिर्भरता की अपेक्षा रचनात्मकता को बढ़ावा। अब देखिए यहाँ पे जो भी काम करेगा वो ये लोग करेंगे, अनुयायी लोग करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे अनुयायी होंगे, ये लोग जो है वो नया नया आइडिया, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। ठीक है। कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो यहाँ पे रचनात्मकता को बढ़ावा देखने को मिलेगा। एंड पहला वाला में जो था आपका, आप फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं कि पहला वाला में जो था आपका ऑटोक्रेटिक में, यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति के पास था सब कुछ। ठीक है। वही जो भी करता वही करता है। एंड यहाँ पे आपको रचनात्मकता देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। रचनात्मकता आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जहाँ पे लोगों का समूह होगा, हर व्यक्ति जो है वो अपना अलग अलग डिसीजन देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शोध कार्यों में वैज्ञानिकों को स्वतंत्रता देना, शोध कार्य कहीं भी रिसर्च वगैरह होता है तो वैज्ञानिक जो होंगे वे लोग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अपने मन से या फिर अपने स्वतंत्रता के साथ जो है वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं या फिर नया नया प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, प्रभावी नेतृत्व और आवश्यक नेतृत्व कौशल के बारे में। ठीक है। प्रभावी नेतृत्व क्या होता है एंड आवश्यक नेतृत्व कौशल क्या होता है। तो प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है अपने संगठन या टीम को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, उनका मार्गदर्शन करना और एक सकारात्मक माहौल बनाना जिसमें सभी लोग अपने सर्वोत्तम प्रयास कर सके। ठीक है। एक अच्छे नेता के पास कई महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल होते हैं जो संगठन की सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। तो क्या क्या नेतृत्व कौशल है, एक लीडर के पास क्या क्या कौशल होना चाहिए, देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसके पास विजन होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। एक प्रभावी नेता के पास दूरदृष्टि होती है और वह अपने संगठन के भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसका संगठन जो है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। क्या क्या मांगे रख सकती है, फिर कहाँ तक जो है वो जा सकता है, तो वो आपका विजन हो गया। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, एक अच्छा नेता अपनी टीम को सशक्त बनाता है, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और उनके कौशल का सम्मान करता है। ठीक है। देखिए ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नज़रिया हो गया, सशक्तिकरण हो गया, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्ज्ञान, निर्णय लेने में अंतर्ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर तब जब त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता हो। ठीक है। लीडर के पास जो कभी कभी ऐसा उनके पास समय आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें जो है वो अति त्वरित जो है वो तुरंत क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये गुण उनके पास होना चाहिए। एंड डिसीजन मिलेगा तो राइट डिसीजन,
राइट डिसीजन। ठीक है, तो अनुभव और ज्ञान के आधार पर लिए गए अंतर्ज्ञानी निर्णय अक्सर सही साबित होते हैं। अगला है आपका संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। एक प्रभावी नेता को स्पष्ट और प्रभावी रूप से संवाद करना आना चाहिए। ठीक है, तभी वो अपना बात अगले इंसान तक रख सकता है, अगले व्यक्ति तक रख सकता है, तो बिल्कुल ये होना ही चाहिए। आगे है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, उन्हें उत्साहित रखना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगर वो लीडर है तो जाहिर सी बात है उनका जो टीम है, ठीक है, उनको वो मोटिवेट करे, हमेशा उत्साहित करे। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके पास होना चाहिए, ताकि वो त्वरित जो है वो कोई डिसीजन ले सकता है, इफेक्टिव निर्णय ले सकता है। टीम वर्क, एक अच्छे नेता को टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए और टीम के हर सदस्यों को महत्व देना चाहिए। सभी के विचारों को सम्मान करना चाहिए। टीम के सामूहिक प्रयासों से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। तो ये आपका कुछ कौशल था, इंपॉर्टेंट कौशल था, नेतृत्व कौशल, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, देखते हैं नेतृत्व से संबंधित एक नया टॉपिक, नेतृत्व के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। देखिए, नेतृत्व अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण यह समझने में मदद करते हैं कि एक प्रभावी जो नेता है, इफेक्टिव लीडर बनने के लिए किन गुणों और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है जो नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है आपका विशिष्टता सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रभावी नेता यानी कि इफेक्टिव लीडर में कुछ विशेष जन्मजात गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो जो लीडर होता है उनके पास कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं जो बाकी सबसे उनको जो है वो अलग बनाता है। इसमें ऐसे गुणों पर जोर दिया जाता है जैसे आत्मविश्वास। इनका कहना है कि ये जो आत्मविश्वास वाला गुण है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, संचार कौशल है, बुद्धिमत्ता है, दूरदृष्टि देखने की जो क्षमता है, ये सब उनमें जन्मजात पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है और इसे विकसित करना कठिन होता है। इस गुण सिद्धांत के इसे जो है वो गुण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा। आगे है आपका आकस्मिक सिद्धांत यानी कि कंटिजेंसी थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, नेतृत्व की जो सफलता है, जो नेतृत्व करने की जो एबिलिटी है, गुण है, वो किस में डिपेंड करेगी? परिस्थिति में। ठीक है, सिचुएशन में। परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। इसे स्थितिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका समूह सिद्धांत यानी कि ग्रुप थ्योरी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक नेता अपने समूह को कैसे प्रभावित करता है और उनके साथ कैसे व्यवहार करता है, एंड इसी कारण इसको व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः ये जो सिद्धांत है आपका व्यवहार पे आधारित है कि एक नेता जो है अपने जो अनुयायी है या फिर अपने जो टीम है, समूह है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। इसमें समूह के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं, कार्य विभाजन और आपसी संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। समूह के सदस्यों को प्रेरित करना, सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, लास्ट सिद्धांत है आपका प्रेरक सिद्धांत यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों को या फिर अपने जो टीम है, अपने समूह को प्रेरित करके संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी कि उनको मोटिवेट करता है, एंड जिससे उनके जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा। इसमें प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों जैसे कि मास्लो के आवश्यकता, अच्छा ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। एक नेता अपने अनुयायियों की ज़रूरतों को समझता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो आपका इसमें ये जो है वो प्रेरक सिद्धांत में देखने को मिलता है कि लीडर जो होता है अपने टीम का जो नीड है, उनके जो ज़रूरत है, उनको समझेगा और उन्हें यहाँ पे प्रोत्साहित करेगा। तो इतना चीज़ें आपको नेतृत्व चैप्टर में पढ़ना था। अगर आप इतना चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में जितना भी सवाल बने, ठीक है, इसी से बनेगा, एंड आसानी से जो है आप सभी सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ PYQ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है पूछा गया है। तो नेतृत्व कौशल मैंने आपको बता दिया, लीडरशिप स्किल।
नज़रिया होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, अंतर्ज्ञान होना चाहिए, धमकी, धमकी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है। सेकंड सवाल है आपका, एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो देखिए, इफेक्टिव जो लीडर होता है वो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान तो करना होगा, उनका जो टीम है उनका यहाँ पे क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुलापन होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क तो इसका मेन समझ लीजिए कि मेन पॉइंट है। विघटन नहीं होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन की कोई बात यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है। मिलजुल कर रहना यहाँ पे एक लीडरशिप का गुण है कि जितना भी उनका टीम है वो ग्रुप में ही रहे, यही बेटर होता है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मैंने आपको बताया था, इसी को हम लोग डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था, नेतृत्व की निर्देशात्मक शैली या निर्देशन शैली, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है। देखिए, कार्यबल यानी कि वही आपका टीम समझ लीजिए। ठीक है। टीम के पास जो है या फिर वर्कफोर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसके पास जो है वो बहुत कम इनपुट होगा या फीडबैक होगा। तो डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यानी कि यही जिसको हम लोग ऑटोक्रेटिक कह रहे थे या फिर ऑटोक्रेटिक जिसको नाम दिए थे। ठीक है। या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप जिसको नाम दिए थे, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लीडर का काम है, वही निर्णय करेगा, वही डिसीजन वगैरह जो भी है सब वही करेगा। आगे है आपका, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है। अच्छा, कंसल्टेटिव स्टाइल, तो कंसल्टेटिव स्टाइल में क्या होता था कि लीडर जो होता था वो सजेशन लेता था, सबका सजेशन यहाँ पे लेगा, सबसे यहाँ पे राय वगैरह सब कुछ लेगा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो खुद देता था। तो नेता यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 2024 में जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बोल दिया है कि नेता के न्यूनतम इनपुट, यानी कि नेता का भूमिका जो है यहाँ पे बहुत कम होना चाहिए। नेता बहुत कम जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टिव होना चाहिए। नेता का पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ पे ना के बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग स्टाइल में तो पूर्णता होता है, नेता पे ही डिपेंड करेगा, ये आपका नहीं होगा। कंसल्टेटिव स्टाइल में इसमें भी डिसीजन आपका वही करता है। पार्टिसिपेटिव में आपका ये आपका तो डेमोक्रेटिक वाला हो गया, मिलजुल के करेगा। डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपका जो है वर्क या फिर टीम जो कहेंगे, तो टीम की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है एंड इसी में आपका लीडर का जो भूमिका है वो न के बराबर होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है, डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशिष्टता का सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, जो कि आपका जन्मजात होता था। ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हो सकता है आपके एग्जाम में, जिसकी संभावना है कि पूछा जा सकता है। पहला सवाल है आपका, नेतृत्व की कौन सी शैली में नेता स्वयं सभी निर्णय लेता है और अधीनस्थों को आदेश देता है। तो स्वयं निर्णय लेता है, तो अधिनायकवादी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक में क्या होता था, दोनों मिलजुल के यहाँ पे डिसीजन करते थे। प्रतिनिधि में आपका डिसीजन तो मिलजुल के करते थे, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन था वो आपका नेता खुद करता था। तो ये सब आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। सेकंड सवाल है, नेता अपने अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है या किस नेतृत्व शैली का विशेषता है। तो देखिए, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा है, तो वो आपका डेलीगेटिंग स्टाइल था लास्ट वाला। ठीक है। यानी कि आपका स्वच्छंद शैली बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, कौन से नेतृत्व शैली में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। तो सामूहिक निर्णय लिया जाता है, तो आपका सहभागी हम कह सकते हैं, मिलजुल के। अधिनायकवादी तो होगा नहीं, उसमें आपका लीडर मुख्य होता है। निर्देशन शैली में आपका वही होगा। ठीक है। आपका यहाँ पे सहभागी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, मिलजुल के लिया जाएगा। ठीक है। कौन से शैली रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है। तो रचनात्मकता कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको टीम को या फिर जो समूह है उनको यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं
प्रतिनिधि शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट वाला जो बताए थे वही आपका प्रतिनिधि शैली। ठीक है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? समूह को मार्गदर्शन करना, आदेश देना, नियंत्रण करना, कार्य सौंपना। तो समूह का मार्गदर्शन करना। नेतृत्व की कौन सी शैली सबसे अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है? तो सबसे अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है तो अधिनायकवादी, सहभागी, मुक्तहस्त, तानाशाही। तो ये आपका सही हो जाएगा मुक्तहस्त। ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये आपका नहीं होगा, सहभागी। सहभागी आपका बिल्कुल सही है, जिसमें मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है। तो लोकतांत्रिक मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है, बी वाला। नेतृत्व की कितने प्रमुख शैलियाँ होती हैं? तो 4 बता चुके थे। 8वां आपका सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली जो है वो लोकतांत्रिक मानी जाती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगला सवाल है आपका कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत स्थितिगत नेतृत्व को परिभाषित करता है? तो आकस्मिक सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो संचार कौशल। ठीक है, संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एक लीडर में होना अत्यंत जरूरी है। चलिए अगला सवाल है आपका, लीडरशिप ग्रिड का विकास किसने किया था? तो इसको अलग से याद रखिएगा, ब्लेक और माउटन। ठीक है, ब्लेक और माउटन के द्वारा जो है वो लीडरशिप ग्रिड का आविष्कार किया गया था। 12 है आपका, अधिनायकवादी नेतृत्व में निर्णय कैसे लिया जाता है? यानी कि ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप हुआ करता था उसमें नेतृत्व कैसे लिया जाता था? तो नेता स्वयं निर्णय लेता था। ठीक है। चलिए अगला है आपका, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत नेता में जन्मजात गुणों को महत्व देता था? तो गुण सिद्धांत। गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी में आपको जो है वो जन्मजात गुणों को यहाँ पे जो है वो मुख्य भूमिका यहाँ पे दी जाती थी। मुख्य भूमिका जो वो यहाँ पे कह सकते हैं कि दी जाती थी। ठीक है। अगला है आपका, एक प्रभावी नेतृत्व की विशेषता क्या होनी चाहिए? अहंकार बिल्कुल नहीं, आदेशात्मक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता, ये अत्यंत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता जो है वो इफेक्टिव लीडर में होनी ही चाहिए। ठीक है। चलिए 15 है आपका, कौन सा नेतृत्व स्टाइल टीम को निर्णय में शामिल करता है? कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो टीम को शामिल करेगा? तो टीम को शामिल लोकतांत्रिक में किया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक में किया जाता है। 4 टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल बताए हैं वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का, इस जो टॉपिक है आपका उसका मेन पॉइंट कह सकते हैं, मेन एक सेंटर कह सकते हैं। वहाँ से अत्यधिक प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 4 टाइप्स के बताए थे, तो ये आपका लोकतांत्रिक हो गया। अगला है आपका, कौन से नेतृत्व सिद्धांत में समूह गतिशीलता पर ध्यान दिया जाता है? तो समूह गतिशीलता आपका क्या था? व्यवहारिक सिद्धांत। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 है आपका, नेतृत्व की कौन सी शैली कर्मचारियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है? देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसमें आपको रचनात्मकता देखने को मिलती है, तो इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। हिंदी नाम आपको अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश नाम आपका यहाँ पे दे रखा है। आप इसका जवाब स्वयं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लास्ट सवाल है आज के क्लास का, नेतृत्व में संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। संचार, देखिए संचार जो किया जाता है, कम्युनिकेशन, वो आपका द्विदिशात्मक होता है। ठीक है, द्विदिशात्मक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों तरफ से आपका कम्युनिकेशन होता है ना। एक व्यक्ति तो खुद से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, जिसमें मैंने आपको इंट्रा बताया था, तो इंट्रा का यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड लिखी गई है। ठीक है, तो आपका द्विदिशात्मक होगा। तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आई होप कि आप जो इससे पहले 4 वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करवा रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है वो ये सब टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो कोई भी प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में ना छूटे एंड आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।